नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में आज अपन शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास बीए पार्ट 3, जिसमें चल रहा है अपना पेपर फर्स्ट। उसमें अपन देखते हैं कि शुरुआत में मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुग़लों की क्या स्थिति थी। इसमें अपन देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। केंद्रीय साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होने पर देश की राजनीतिक एकता लोप होने लगी थी। चूँकि औरंगजेब तक ही मुग़ल साम्राज्य के शासक लगभग सभी ही शक्तिशाली रहे थे और औरंगजेब के बाद धीरे धीरे मुग़ल शासकों में शक्ति की कमी आना शुरू हो गई थी। इसमें अपन आगे देखते हैं, अब विभिन्न प्रांतों के सूबेदारों ने केंद्रीय सत्ता के प्रभाव से मुक्त होकर अपने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करना शुरू कर दिया था। इस बात को अपन समझते हैं कि जैसे ही केंद्रीय शक्ति थोड़ी भी कमज़ोर होने लगती है तो उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके उसके आजू बाजू के जो प्रांतीय जो सूबेदार होते हैं वो अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने अपने हाथ पैर पटकने लगते हैं। ऐसा ही उन्होंने औरंगजेब के साथ बाद में मुग़ल साम्राज्य के साथ करना शुरू कर दिया था। क्योंकि औरंगजेब की शक्ति, औरंगजेब तक मुग़ल साम्राज्य के शासक शक्तिशाली रहे और धीरे धीरे उनकी शक्ति का ह्रास होना शुरू हो गया। आगे देखते हैं, 18वीं सदी के मध्य में भारत में राजनीतिक शून्यता उत्पन्न होने लग गई थी। मराठों ने इस राजनीतिक शून्यता को भरने का खूबी काफ़ी प्रयास किया। अब मराठों ने उत्तर भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रसार किया और पंजाब पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की उन्होंने नीति भी अपनाई। इसी में आगे देखते हैं, इसी समय अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब, सिंध तथा भारत के अन्य सीमावर्ती सूबों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। ये अपन देखते आ रहे हैं कि भारत में जब जब केंद्रीय शक्ति का ह्रास होना शुरू हुआ या केंद्रीय शक्ति की एक कमज़ोर स्थिति सामने आने लगी, तभी से ही काफ़ी विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आए दिन आक्रमण करना शुरू कर दिया था। उसमें अहमद शाह अब्दाली भी एक था, जो कि अफ़गानिस्तान का शासक था। अतः उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मराठों के लिए अब्दाली से लोहा लेना या संघर्ष करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, एक तरह से अनिवार्य हो गया था। मराठों एवं अब्दाली के बीच इतिहास प्रसिद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड युद्ध हुआ। किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली, जो अफ़गानिस्तान का शासक था, एवं मराठों के बीच पानीपत का, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, पानीपत का थर्ड युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मराठों की निर्णायक पराजय सिद्ध हुई थी। इसी बीच दक्षिणी भारत में यूरोपीय शक्तियाँ देश की अव्यवस्था का लाभ उठाने में लग गई थी। चूँकि इतिहास में कहीं भी अपन उठा के देखते हैं तो केंद्रीय शक्ति का थोड़ा भी कमज़ोर सिद्ध होने पर या उसकी कमज़ोरी की स्थिति सामने आने पर जो अपने खुद सूबेदार या जो शासक होते हैं, छोटे छोटे प्रांतों के शासक होते हैं, वो तो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू करते ही हैं, लेकिन इस स्थिति का फ़ायदा उठा करके बाहरी शक्तियाँ भी उसका पूरा फ़ायदा उठाती है। उसमें अपन ने देखा अहमद शाह अब्दाली, उसने आक्रमण किया और उसी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए यूरोपीय लोगों ने भी भारत में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। इसी में अपन आगे देखते हैं, अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की शक्ति को समाप्त करने के बंगाल में अपनी सत्ता की स्थापना कर ली थी। चूँकि दक्षिण में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की शक्ति को लगभग समाप्त कर दिया था और समाप्त करके बंगाल में अपनी जो राजनीतिक स्थिति थी या सत्ता थी उसको मजबूत करना शुरू कर दिया था। इसी में अपन आगे देखते हैं, मुग़लों के पतन के समय भारत की क्या स्थिति रही। चूँकि इतिहास में कोई भी वंश आया तो शुरुआत में उसका उत्थान और उसके कई शासक खूब शक्तिशाली रहे,
जब जब तक शासक शक्तिशाली रहे उन्होंने सारी स्थिति को अपने कब्जे में रखा और सारी स्थिति, जैसे अर्थव्यवस्था देख लें अपन, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, भारी आक्रमण से सुरक्षा की व्यवस्था, सबको उन्होंने मजबूत बनाए रखा। लेकिन जैसे ही किसी केंद्रीय सत्ता की कमजोरी सामने आने लगती है तब ही सारी स्थितियों की अव्यवस्था शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से मुग़ल शासक के धीरे धीरे जब औरंगजेब के बाद उसके शासक कमज़ोर सिद्ध होने लगे तो धीरे धीरे सारे मुग़ल साम्राज्य की स्थिति भी गड़बड़ाने लगी। उसमें देखते हैं अपन कि मुग़ल साम्राज्य की क्या स्थिति रही थी। इसमें देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया था। चूँकि किसी के भी पुत्र होते हैं तो वैसे तो भारतीय इतिहास की या भारतीय संस्कृति की एक सुउचित व्यवस्था है कि पिता के बाद में उसका सबसे बड़ा बेटा ही उसका उत्तराधिकारी रहता आया था और रहता आया है। लेकिन चूँकि मुग़लों में ऐसी अव्यवस्था थी कि उनके पुत्रों में किसी में भी साहस और धैर्य की इतनी शक्ति नहीं थी कि वो बड़े भाई को सत्ता के लिए चुन सके। ऐसी स्थिति में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में भी उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया था। और मुग़ल वंश की ही बात नहीं है, ये लगभग मध्यकालीन भारत में सभी वंशों में यही स्थिति सामने आती रही थी। इसी में आगे देखते हैं, इस संघर्ष में मुहज्जम विजयी रहा था और वह बहादुर शाह के नाम से मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। उसके समय में अमीरों में गुटबंदी बन गई और उसकी उदारता से शाही राजकोष पूर्ण रूप से खाली हो गया था। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहादर शाह शासक बना, जो कि 1712 से 1713 ईस्वी सन तक शासक रहा था। चूँकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया। उसके पुत्रों में मुहज्जम नामक उसके बेटा था, वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुग़ल वंश का शासक रहा। लेकिन कुछ समय बाद अपन देखते हैं कहीं पर भी किसी भी वंश में गुटबंदी तो शुरू से ही चलती आ रही है। तो बहादुर शाह प्रथम के समय में भी अमीरों में गुटबंदी शुरू हो गई और अमीरों ने बहादुर शाह का विरोध किया और औरंगजेब की मृत्यु बहादुर शाह का उन्होंने विरोध किया और जहादर शाह का उन्होंने समर्थन किया। ऐसी स्थिति में जहादर शाह 1712 से 1713 ईस्वी सन तक मुग़ल वंश का शासक रहा। हालांकि वो कुछ ही समय रहा था, लेकिन औरंगजेब के बाद में जहादर शाह ने भी कुछ समय के लिए इतिहास में अपना नाम एक शासक के रूप में जोड़ दिया। इस प्रकार से अपन देख रहे हैं और शुरू कर रहे हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुग़ल वंश की क्या स्थिति थी। चूँकि मुग़ल वंश एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश रहा है और उसके शासक भी लगभग बहुत अच्छे शक्तिशाली शासक रहे हैं। उन्होंने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया है और अपने समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सारी शक्तियों को उन्होंने केंद्रित करके मजबूती से बनाए रखा है। लेकिन औरंगजेब के बाद लगभग मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। ऐसी स्थिति में अपन देख रहे हैं कि मुग़ल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद, जब औरंगजेब शक्तिशाली शासक था, उसके बाद में जो शासक हैं वो कमज़ोर शासक सिद्ध होने शुरू हो गए थे। ऐसी स्थिति में बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह आदि ने शासन किया और बची जो शासकों की जो लास्ट के शासकों की स्थिति है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।